हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एडजुडिकेशन एंड अपील्स फॉर कॉर्पोरेट पर्संस की। जो कॉर्पोरेट पर्संस होते हैं उनकी एडजुडिकेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे उनके मैटर को सुना जाता है और साथ ही साथ उनकी अपील किस तरीके से करी जाती है और क्या प्रोसीजर होता है उसका। ठीक है, तो एक तो हमें इसके अंदर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट देखना है, क्यों? क्योंकि उसी के अंदर हमारी एनसीएलटी को जो है वो बनाया गया है। उसके बाद जो हमारा आईबीसी है उसका सेक्शन 60 टू 67A देखना है और हमें कुछ रूल्स देखने हैं। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, आपसे इसमें से पूछा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो इसने बताया है कि अगर हम देखें जो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है कॉर्पोरेट पर्सन में, हमें पता है कि हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी है, एनसीएलटी है। एनसीएलटी कौन से सेक्शन के थ्रू बनाई जाती है, कंपनीज एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। और आईबीसी का कौन सा सेक्शन है जो बोलता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कॉर्पोरेट पर्सन की एनसीएलटी होगी, वो बोलता है सेक्शन 60। सेक्शन 60 इस बारे में बोलता है। उससे पहले मैं बताता है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होते हैं ना, उसके दो काम होते हैं। क्या काम होते हैं? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम होता है और दूसरा जुडिशियल नेचर का काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का काम क्या होता है, ये देखना कि जो एप्लीकेशन सेक्शन 9, 10 और 7, 9, 10 के अंदर लगी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। और दूसरी बात, अगर जुडिशियल नेचर का देखा जाए तो जब सीआईआरपी आती है, सीआईआरपी का प्रोसेस होता है या लिक्विडेशन का होता है, तो उसको देखना कि उसको डिसाइड करना। तो ये दो चीजें जो होती हैं वो काम होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 60 के हिसाब से कौन सी है, एनसीएलटी है। तो ये चीज आप लिख सकते हो कि एनसीएलटी इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर कॉर्पोरेट पर्संस। जबकि इंडिविजुअल के केस में कौन होती है, डीआरटी होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो तीन केसेस आते हैं। कौन कौन से? एक आता है एमएस फॉर्च्यून प्लास्टिक वर्सेज एमएस एनवी एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इस मैटर के अंदर क्या हुआ था, ये जो मैटर था एनसीएलटी बेंगलुरु में फाइल हुआ था सेक्शन 9 के अंदर आईबीसी के, यानी कि ऑपरेटिंग क्रेडिटर्स ने फाइल किया था कि आप सीआईआरपी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करो। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस हो जाती है। क्यों डिसमिस हो जाती है? क्योंकि जो पेटिशन है वो फाइल की गई थी पेटिशनर के द्वारा गलत बेंच के अंदर। क्यों? क्योंकि जो रिस्पोंडेंट कंपनी थी, रिस्पोंडेंट कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड थी, आंध्र प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड थी। तो जुरिस्डिक्शन के हिसाब से अगर कोई कंपनी आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है तो उसकी जो एनसीएलटी है वो कहाँ की बनेगी, हैदराबाद की बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे बेंगलुरु बेंच के पास वो उसकी नहीं बनती। तो बेंगलुरु बेंच जो है यहाँ पे मना कर देता है और जो पेटिशनर है वो क्या करता है, उस पेटिशन को विड्रॉ कर लेता है इस लिबर्टी के साथ कि वो नई एप्लीकेशन फाइल कर सके एनसीएलटी में। क्योंकि अगर डिसमिस हो गई तो फिर तो आपको उसके अगेंस्ट अपील में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हमेशा, अगर हमारे से गलत फाइलिंग हो जाती है तो हमेशा हम जिस भी अथॉरिटी के पास फाइल करते हैं उसके पास हम क्या बोलते हैं कि हमें सेम इसको हम विड्रॉ कर रहे हैं और सेम फाइल करने की हमें अथॉरिटी दी जाए। अगर आप सीपीसी के अंदर भी देखोगे तो ये चीज़ ऑर्डर 23 के अंदर आती है। ठीक है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट कॉन्टेंट इंसॉल्वेंसी वेयर अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब यहाँ पे एक और बात बताई, ये बात इंपॉर्टेंट है कि मान लो किसी कॉर्पोरेट डेटर का कोई क्या है, ये है पर्सनल गारंटर है। तो जहाँ पे उस कॉर्पोरेट डेटर की प्रोसीडिंग चल रही होगी तो फिर उस पर्सनल गारंटर की प्रोसीडिंग भी वहाँ पे ही चलेगी। उसके लिए हमें अलग से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें डीआरटी में जाने की जरूरत है और ना ही हमें किसी और एनसीएलटी में जाने की जरूरत है। जिस एनसीएलटी में उस कॉर्पोरेट डेटर की प्रोसीडिंग चल रही है वहीं पे पर्सनल गारंटर की भी प्रोसीडिंग चलेगी। तो ये पहली चीज इस केस के अंदर हेल्ड हुई थी। दूसरा केस आया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज डीएस राजेंद्र कुमार। इसके अंदर क्या बोला गया था, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है कॉर्पोरेट डेटर का, वो एनसीएलटी के सामने इनिशिएट हुआ था। तो जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस था पर्सनल गारंटर का, जो भी पर्सनल गारंटर थे कॉर्पोरेट डेटर का, वो भी सेम एनसीएलटी के सामने ही होगा, ना कि डीआरटी के पास, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो डीआरटी के पास आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है, वो सेम एनसीएलटी के पास ही चल जाएगा पर्सनल गारंटर का, जो कॉर्पोरेट डेटर का पर्सनल गारंटर है। और साथ ही साथ ये भी हेल्ड हुआ था कि जो मोरेटोरियम है, जब हम मतलब मोरेटोरियम क्या होता है कि भाई सारी प्रोसीडिंग रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए क्या बोल रहा है कि जो मोरेटोरियम का पीरियड है वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट। जो पर्सनल गारंटर है उसके अगेंस्ट मोरेटोरियम जो है वो अप्लाई नहीं होगा। मोरेटोरियम जो है वो पर्सनल गारंटर के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बताता है कि जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है या लिक्विडेशन है बैंकरप्सी प्रोसीडिंग के अंदर कॉर्पोरेट गारंटर की या पर्सनल गारंटर की, पेंडिंग इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल शैल बी ट्रांसफर टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डीलिंग विद कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और लिक्विडेशन प्रोसीडिंग ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर। तो जहाँ पे भी कॉर्पोरेट डेटर का केस चल रहा है ना, जिस भी एनसीएलटी के पास, तो जो गारंटर है ना उसका प्रोसीडिंग भी वहीं पे आ जाएगी। तो वही बात बोल रहा है कि गारंटर की प्रोसीडिंग भी वहीं पे चलेगी। यही सेम चीज रिपीट की गई संजीव श्रिया वर्सेस स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के अंदर की, दो साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग जो है एक साथ नहीं चल सकती, कॉर्पोरेट डेटर की और पर्सनल गारंटर की अलग अलग जगह पे, इसलिए सेम जगह पे भी प्रोसीडिंग आ जाती है। इसलिए यहाँ पे इसने बोला है कि उसको आप ट्रांसफर कर दो इस जगह पे। ठीक है, तो ये हमें बता रखा है। और एनसीएलटी की जो जुरिडिक्शन होती है वो किस चीज़ के लिए होती है कि भाई ये जो मतलब एनसीएलटी अपनी जुरिडिक्शन को किस लिए एक्सरसाइज करता है कि कोई एप्लीकेशन या प्रोसीडिंग कोई भी अगर कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट आती है तो वो एनसीएलटी के पास चलेगी। कोई भी क्लेम आता है कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट तो इसके पास चलेगा, या कोई भी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी राइज होता है लॉ के रिगार्डिंग, फैक्ट्स के रिगार्डिंग, तो वो भी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, तो वो भी एनसीएलटी के पास चलेगा।
फिर अपील कहाँ पे होगी, तो सेक्शन 61 के अंदर बता रखा है अपील का, हमें पता है एनसीएलटी के पास इसकी अपील होती है। कितने दिन के अंदर करनी होती है, जिस भी दिन ऑर्डर है उसके विदिन 30 डेज करनी होती है। जिस भी दिन आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है एनसीएलटी का, उसके 30 डेज के अंदर आपको एनक्लैट के अंदर करनी होती है। यहाँ पे एक टाइम का एक्सटेंशन आपको 15 दिन का मिल जाता है, यानी कि प्लस 15 डेज और मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सफिशिएंट कॉज आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है कोर्ट को कि आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज था। किन किन ग्राउंड्स के ऊपर आप अपील में जा सकते हो, वो सेक्शन 31 ऑफ आईबीसी के अंदर हमें दे रखे हैं, जो हमने पहले भी देखे हुए हैं। तो ये क्या ग्राउंड्स होते हैं अपील में जाने के लिए? अगर जो अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान है वो कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है किसी लॉ के प्रोविजन को, जो भी टाइम इन द फोर्स के अंदर है, कोई भी लॉ है उसको अगर आप कॉन्ट्रवेन कर रहे हो, तो अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है जो पावर्स हैं आरपी के द्वारा जो एक्सरसाइज की जा रही है उसके अंदर, जो डेट ओड है ऑपरेशनल क्रेडिटर को, कॉर्पोरेट डेटर के, जिस भी ऑपरेशनल क्रेडिटर ने पैसा लेना है, हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर अ रेजोल्यूशन प्लान इन द मैनर स्पेसिफाइड इन आईबीसी, की आपने इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान नहीं किया, तो इन दैट सिचुएशन यू आर एलिजिबल टू गो टू द अपील to NCLT. The insolvency resolution process costs have not been provided for repayment in priority to all other debts. की जो insolvency resolution process की cost है उसको आपने प्रायोरिटी नहीं दिया बाकी सबके कंपैरिजन में, कि भाई सबसे पहले तो आपको यही पैसा देना है, तो वहाँ पे आप अपील में जा सकते हो। और जो रेजोल्यूशन प्लान है वो कंप्लाई नहीं कर रहा जो भी बाकी क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर रखे हैं बोर्ड के द्वारा उनको, तो इन दिस सिचुएशन यू कैन गो टू अपील टू NCLT अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक केस आता है स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड का। इसके अंदर क्या बोला गया? इसके अंदर बेसिकली यही बोला गया कि इफ कॉर्पोरेट डेटर इज रिप्रेजेंटेड बिफोर ए ड्यूरिंग अपील, कि भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर रिप्रेजेंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाते हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर आप कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करोगे कि ये जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है इसको सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि बोर्ड ऑफ मतलब ये जो आप जो भी अपील में गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपील में गए हैं, इसके अगेंस्ट आप ये नहीं ले सकते, डिफेंस नहीं ले सकते, या ये नहीं बोल सकते कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो रुक गए, उनकी जगह पे तो आरपी आ गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ अभी टेम्परेरी सस्पेंशन किया गया 180-270 दिन के लिए, जब तक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है। उनकी पोस्ट उनसे नहीं छीनी गई है। यही चीज़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर या जो बाकी एमडीज होते हैं इन सब के ऊपर भी अप्लाई हो रही होती है, तो यही चीज़ इसने इस केस के अंदर बताई है। ठीक है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, तो या इसके अंदर आपके पास 45 डेज का टाइम है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ होना जरूरी है। आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो आप जिस भी दिन एनसीएलटी का ऑर्डर आ रहा है आपको रिसीव हो रहा है, उसके विदिन 45 डेज आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन इन्वॉल्व जो है, द क्वेश्चन इन्वॉल्व इन दिस मैटर विच हैव बीन डिसाइडेड बाय एनसीएलटी मस्ट इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बिकॉज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स आर नॉट डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सो इन दैट सिचुएशन यू आर एलिजिबल टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको 15 दिन का और टाइम दिया जा रहा है अगर आप सफिशिएंट कॉज शो कर देते हैं। अगर आप 45 डेज में नहीं कर पाते कि भाई मेरे पास ये रीजन था, तो आपको प्लस 15 डेज और सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर सकता है। तो इस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील में जा सकते हैं। इस एनसीएलटी की 11 बेंचेज है और एक प्रिंसिपल बेंच है हमारी जो न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा न्यू दिल्ली में बाकी रीजनल बेंचेस भी हैं जिसके अंदर सिर्फ न्यू दिल्ली का मैटर देखा जाता है। बाकी स्टेट वाइज अलग अलग बना रखे हैं कि गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अब ये दोनों एक ही हो गई यूनियन टेरिटरी, तो इनका मैटर जो है अहमदाबाद जो बेंच है वो देखेगी। इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, कर्नाटका, बेंगलुरु देखेगी। ये सारे इन सारी स्टेट्स का चंडीगढ़ वाली बेंच देखेगी। तो इस तरीके से 11 बेंचेस, 15 बेंचेस हैं। ओरिजिनली 11 बनाई गई थी, अभी 15 हो गई हैं। ठीक है, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, तो सेक्शन 64 ये बोलता है आईबीसी का कि जहाँ पे भी एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं होती, जो भी टाइम पीरियड हमें दे रखा है भाई एनसीएलटी को 270 दिन या जो भी टाइम दे रखा है उसके अंदर अगर नहीं हो पाती, तो वहाँ पे एनसीएलटी का क्या काम बनता है कि अपना रिकॉर्ड रीजन करके कि भाई क्यों इतने टाइम के अंदर वो काम नहीं कर पाए, जो प्रेसिडेंट है एनसीएलटी के या चेयरपर्सन है एनक्लेट के, उनको देना होगा। और फिर ये जो है इस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं कितना, मैक्सिमम 10 डेज के लिए, और 10 डेज का एक्सटेंशन और दे सकते हैं। और यहाँ सेक्शन 63 के अंदर हमें ये भी बता रखा है कि सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगी जो भी मैटर यहाँ पे चलने हैं आईबीसी के अंदर। फिर फ्रॉडलेंट और मेलिशियस इनिशिएशन प्रोसीडिंग्स, कि अगर आप कोई फ्रॉडलेंट या मेलिशियस प्रोसीडिंग्स करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग बता रहा है। तो एक केस आता है मैसर्स यूनिग्रीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक एंड अदर्स का। यहाँ पे क्या बता रखा है कि कॉर्पोरेट डेटर क्या करते हैं कि एप्लीकेशन फाइल करते हैं सेक्शन 10 के अंदर, ठीक है, फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी, क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सन जो है वो सेक्शन 10 के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकते होते हैं किस ग्राउंड पे कि वो जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के जो डेट्स हैं वो पे नहीं कर पा रहे और बाकी क्रेडिटर्स के भी डेट्स पे नहीं कर पा रहे। बैंक यहाँ पे आके क्या एलिज करता है, क्या दावा करता है कि यहाँ पे ना ये जो
कॉर्पोरेट डेटर्स हैं, ये ना किसी फैक्ट्स का सप्रेशन कर रहे हैं, हैड नॉट डिस्क्लोज फुल फैक्ट एंड नॉट फर्निश फुल पर्टिकुलर्स, इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें छुपाई हैं और सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। जो भी असेट मॉर्गेज हुए हैं, सिक्योरिटी फर्निश की गई है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को इसके रिगार्डिंग, तो इसलिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है और पेनल्टी इंपोज करती है कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर। अब कॉर्पोरेट डेटर क्या करते हैं, जब एनसीएलटी ऐसा करती है कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है और पेनल्टी लगा देती है, तो कॉर्पोरेट डेटर जाते हैं एनक्लेड के पास। एनक्लेड क्या हेल्प करता है कि जो सेक्शन 10 है वो एम्पावर नहीं करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी एनसीएलटी को कि वो अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाए, या फिर जो भी रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं सेक्शन 10 के अंदर उसके बियॉन्ड जाए कि भाई आपने ये चीज़ें नहीं दी, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए उनको नहीं बोल सकता। जो चीज़ें सेक्शन 10 में बोली अगर वो सारी चीज़ें लगा रखी हैं, जो चीज़ें सेक्शन 11 में बोली वो सारी चीज़ें लगा रखी हैं, तो उसके बियॉन्ड कुछ और नहीं मांगा जा सकता एनसीएलटी के द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे एनक्लेड क्या करता है, ineligible disqualified to make application under the code and initiate corporate insolvency resolution process as per judgment of NCLAT and applicant does not require to disclose plead any fact। तो NCLAT बोलता है कि भाई आपको ये चीज़ें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है और उसकी and does non disclosure of such fact cannot be termed as suppression of fact, इसलिए आपने अगर चीज़ें नहीं बताई हैं तो दिस इज नॉट द सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो ये चीज़ इसके अंदर हेल्ड होती है NCLAT के द्वारा। यहाँ पे सेक्शन 65 के अंदर बता रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या लिक्विडेशन प्रोसीडिंग को इनिशिएट करता है, शुरू करता है, कैसे, फ्रॉडलेंटली और विद मेलिशियस इंटेंशन की, या तो वो फ्रॉड से किसी फैक्ट को छुपाता है या उसकी इंटेंशन ही मेलिशियस होती है फॉर एनी पर्पस अदर देन फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, कि भाई इसके अलावा किसी और पर्पस से अगर करता है या लिक्विडेशन के पर्पस के अलावा किसी और पर्पस से करता है, तो वहाँ पे जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगा सकती है जो कि कम से कम 1 लाख की होगी और 1 करोड़ तक एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यही प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग के लिए किस डिफ्रॉड करने के पर्पज से, इसकी इंटेंशन क्या रहती है, डिफ्रॉड करना है, तो वहाँ पे भी उसके ऊपर 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। और अगर फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग या रॉन्गफुल ट्रेडिंग की बात होती है सेक्शन 66 के अंदर, तो वहाँ पे भी यही चीज़ बता रखी है कि अगर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान या लिक्विडेशन प्रोसीजन के दौरान ये पाया जाता है कि जो कोई भी बिजनेस है कॉर्पोरेट डेटर का, यानी जो भी काम चल रहा है कॉर्पोरेट डेटर के अंदर, मतलब वो जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो किस तरीके से हुई है, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए हुई हैं और फॉर एनी फ्रॉडलेंट पर्पस, तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो क्या कर सकता है, अगर आरपी एप्लीकेशन लगाता है तो वहाँ पे ऑर्डर कर सकता है जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, क्या भाई आरपी को ये पता है कि कौन व्यक्ति इन्वॉल्व थे इस फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उनका नाम बताते हुए कि ये लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे और उनको कंट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स के लिए लाइबल किया जाए। और अगर ठीक लगता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को तो ये ऑर्डर कर देती है। जब ये एप्लीकेशन लगती है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो कि भाई कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो फिर वहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या ऑर्डर कर सकती है, तो कि जो डायरेक्टर है या पार्टनर है कॉर्पोरेट डेटर का, जो भी है, मतलब जो भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व था, वो लाइबल होगा उस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए असेट्स के अंदर कि भाई तेरी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। कब इस चीज़ के लिए जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ऑर्डर कर देगी, अगर ये दो चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे वर्ड एंड है, तो यानी कि दोनों चीज़ें फुलफिल करनी है बिफोर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट की, जिस भी दिन इंसॉल्वेंसी कमेंस हुई थी उससे पहले जो डायरेक्टर है या पार्टनर है, या जो ऐसा डायरेक्टर पार्टनर जिसको भी इस चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए थी कि देयर वाज नो रीजनेबल प्रोटेक्ट अवॉइडिंग द कमेंसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटर, कि भाई इस चीज़ को अवॉइड करते तो इस तरीके की नौबत ना आती जो अभी आ रखी है। और ये जो डायरेक्टर या पार्टनर है उसने अपनी ड्यू डिलीजेंस जो है एक्सरसाइज नहीं की इस पोटेंशियल लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, तो वहाँ पे इस तरीके का ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू किया जा सकता है। फिर सेक्शन 66 के अंदर प्रोसीडिंग जो है हमारी, जो भी हमने देखी, ये जो चीज़ें थी, इसके लिए फर्दर आगे चीज़ बताता है, फर्दर डायरेक्शंस और भी क्या दे सकते हैं सेक्शन 67 के अंदर। ये चीज़ें तो हो ही सकती हैं कि भाई डायरेक्टर को और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता है कंट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स के अंदर। इसके अलावा और क्या ऑर्डर दिया जा सकता है, प्रोवाइड फॉर द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन अंडर द ऑर्डर टू बी चार्ज ऑन एनी डेट और ऑब्लिगेशन ड्यू फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर टू हिम और ऑन एनी मॉर्गेज और चार्ज, तो ये एक चीज़ बोली जा सकती है। और टाइम टू टाइम और भी ऑर्डर किए जा सकते हैं जो भी नेसेसरी लगते हैं इस चार्ज, जो भी इम्पोज हुआ है चार्ज उसको एनफोर्स करने के लिए, तो ये दो चीज़ें और की जा सकती है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन 67 हो जाता है। फिर हमारे पास आता है कि जो हमारी एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के रूल्स हैं उसके अंदर हमें क्या बता रखा है। पहले कुछ डेफिनेशन दे रखे हैं, तो वही सिंपल सी बात है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी क्या होती है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है। तो ये वाली डेफिनेशन तो आपको आती है। आइडेंटिफिकेशन नंबर्स क्या होता है, जो एलएलपी के केस के अंदर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है जो कि उनको मिलता है एज अ कॉर्पोरेट पर्सन, उसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। लेकिन ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे आता है रूल 4, रूल 6 और रूल 7, जिसके अंदर मैं क्या बता रखा है कि अगर आप फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो आपको कैसे एप्लीकेशन लगानी है। जैसे सेक्शन 7 में भी बोल रखा है वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि आपको क्या करना है,
या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद या फिर और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनके साथ मिलकर वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं CIRP की प्रोसीडिंग को करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए सेक्शन 7 के अंदर। और कौन सा फॉर्म के अंदर एक चीज़ वो करेगा, फॉर्म 1 के अंदर करेगा। तो ये फॉर्म याद रखना है, फॉर्म 1 के अंदर ये करेगा। और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड जो उसको लगाने हैं, जो हमें बता रखे हैं, वो सारे उसको डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड लगाने होंगे। जहाँ पे ये जो एप्लीकेंट है सब रूल 1 के अंदर अगर असाइन है, यानी कि उसको असाइन हुआ है ये फाइनेंशियल मतलब जो क्रेडिट है उसको असाइन हुआ है कि भाई तू मेरे बेहाफ पे पैसे ले लियो, तू ले लियो, तेरे को भेज दिया मैं अपना क्रेडिट, या ट्रांसफर ही है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसको यहाँ पे उस असाइनमेंट की या जो ट्रांसफर एग्रीमेंट है उसकी कॉपी भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोई कैसे मानेगा कि तूने पैसा लेना, तूने उससे खरीद लिया था ये क्रेडिट। ठीक है। तीसरी चीज़, जो एप्लीकेंट है वो डिस्पैच करेगा एक कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फाइल विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो भी उसने एप्लीकेशन फाइल की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, उसकी कॉपी डिस्पेंस करेगा किसके पास, रजिस्टर पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से, किसके ऑफिस पे, रजिस्टर ऑफिस पे कॉर्पोरेट डेटर के, जिसके भी अगेंस्ट ये चीज़ हुई है। और अगर ये एप्लीकेशन मेड की गई है ज्वाइंटली या फाइनेंशियल ज्वाइंटली, या फिर मतलब ज्वाइंटली अगर फाइल की गई है, ज्वाइंटली यानी ज्वाइंटली फाइल की गई है किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा, तो वहाँ पे वो किसी एक को नॉमिनेट करेगा कि उनके बिहाफ पे ये उनको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सारे आगे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और रूल 6 क्या बोलता है कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर की बात करें तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगाएंगे इसी चीज़ की, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की, सेक्शन 9 के अंदर। और वो कौन से फॉर्म को फॉलो करेंगे, फॉर्म 5 को फॉलो करेंगे, और उनको भी अपने डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं वो साथ में लगाने होंगे। और जो एप्लीकेंट है रूल 1 के अंदर, वो इसकी भी कॉपी जो है कॉर्पोरेट डेटर के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजेगा। और रूल 7 बताता है कि अगर कॉर्पोरेट एप्लीकेंट है, अगर वो एप्लीकेशन करता है सेक्शन 10 के अंदर, तो उसको फॉर्म 6 को फॉलो करना है। तो फॉर्म याद रहेंगे, एक 1 है, 5 है, 6 है, और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो साथ में लगाने होते हैं, और कॉर्पोरेट डेटर को भी उसको इसकी स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर पोस्ट से एप्लीकेशन भेजनी होती है। फिर IRP के बारे में बताता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में, कि जहाँ पे भी एप्लीकेंट को रिक्वायर्ड होगा कि भाई उसको इस तरीके से एक IP को अपॉइंट करना है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना है, तो वो एक रिटर्न कम्युनिकेशन लेगा फॉर्म 2 के अंदर उस IRP की, भाई हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और उसको फिर अपनी एप्लीकेशन के साथ, ये जो हमने ऊपर पढ़ी है, इस एप्लीकेशन के साथ लगाएगा कि हम इस व्यक्ति को अपना इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना चाहते हैं, और उसकी ये कंसेंट ये रही फॉर्म 2 के अंदर। फिर ये जो एप्लीकेशन है सब रूल 1 के अंदर, उसके साथ क्या लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा कंफर्मिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ प्रपोज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, कि भाई हाँ ये व्यक्ति जो है एलिजिबल है, इसको हम बना सकते हैं, तो इसका सर्टिफिकेट साथ में लगेगा। और फिर आखिरी चीज़ आती है कि आपको क्या करना होता है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन करनी होती है और एप्लीकेशन फीस लगानी होती है। तो till such time the rules of procedure for conduct of proceeding under code are notified, the application made under subsection 1 of 7, subsection ये subsection वही जो हमारी तीनों एप्लीकेशन आ गई, shall be filed before adjudicating authority in accordance with rule 20, 21, इसके हिसाब से आपको अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, ये रूल्स बता रखे हैं इसके हिसाब से। एप्लीकेंट जो है इन रूल्स के अंदर शेल इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग अवेयर नोटिफाइड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ एनी वाइंडिंग अ पिटीशन प्रेजेंटेड अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, की अगर उनको जैसे ये फाइल करते हैं उनको पता चलता है कि कोई वाइंडिंग का प्रोसीडिंग है, तो उसके बारे में वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इमीडिएटली बताएंगे। साथ में उनको क्या करना होता है, फीस लगानी होती है जो भी हमें बता रखी है, और जो एप्लीकेशन है और अकम्पेनिंग डॉक्यूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर फाइल करने पड़ते हैं, एज एंड व्हेन सच फैसिलिटीज मेड अवेलेबल एंड प्रिस्क्राइब बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इस तरीके से आपको करना है, तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइल करने पड़ते हैं, और ये तो अभी करने ही पड़ते हैं आपको। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। इसके अंदर क्वेश्चन क्या रखे हैं कि मेंशन द प्रोविजन रिलेटिंग टू मेकिंग एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर, ये तो अभी आपने किया ही है। देन डिस्कस वेदर इट इज ओपन टू अपील टू पास एन ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट इवन दो द प्रमोटर एग्रीज टू पे ऑल द ड्यूज। फिर तीसरा पूछ रखा है, मेंशन द ग्राउंड ऑन विच अपील अगेंस्ट एनसीएलटी अप्रूविंग रेजिस्ट्रेशन प्लान सेक्शन 31 ऑफ द कोड फाइल्ड विद द एनसीएलटी। और चौथा पूछा, एग्जाम वेदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू डिसाइड द रेजोल्यूशन फी पेबल टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर 9 है, जिसके अंदर हमें एडजुडिकेशन, जिसके अंदर हमें क्या बता रखा है कि कौन सी हमारी अपीलेंट अथॉरिटीज़ होंगी, और एडजुडिकेशन कॉर्पोरेट पर्सन्स का कहाँ पे होगा। तो ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।